सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और क्राइम एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहां पर हम करने जा रहे हैं हमेशा की तरह एक और क्राइम केस स्टडी। जिस केस की हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका संबंध एक कंट्री से है और वो है फिलीपीन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टीन ली सिलिकॉन केस। एक औरत जिसका नाम होता है लॉर्डेस सिलिकॉन, जिसकी उम्र 47 होती है। यह एक सिंगल मदर होती है जो कि अपने 4 बच्चों के साथ फिलीपींस में रहा करती है। लॉर्डेस जो कि फिलीपीन के लापू लापू नाम के एक शहर में अपनी फैमिली के साथ रहती है। लॉर्डेस जिसके हस्बैंड का नाम मारियो पाडेलो होता है, इन दोनों का तलाक हो चुका था। 13 साल पहले इनके बीच डिवोर्स हो जाता है और अब ये दोनों सेपरेट हो चुके थे। लॉर्डेस की एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम लॉसलिन सिलिवान होता है, जिसकी उम्र 21 साल की होती है, जो कि पास ही में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करती थी। इनकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टीन सिलिवान। इसकी उम्र 16 साल होती है, यानी कि ये अभी टीनेजर थी। यहाँ तक कि इसके 2 और छोटे भाई बहन होते हैं जो कि 14 और 15 साल के होते हैं, यानी कि कुल मिला के लॉर्डेस सिलिवान के 4 बच्चे थे। ये लोग फाइनेंशियली थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन लॉर्डेस जो कि काफी ज्यादा मेहनत किया करती थी अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लॉर्डेस और उनकी बड़ी बेटी ही अपनी घर की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे वो मैनेज कर लेते थे। लॉर्डेस की बड़ी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी थी यानी कि क्रिस्टीन, वह थोड़ी अभी भी टीनेजर थी, यानी कि बच्ची थी, इसलिए उससे अपनी माँ से काफी अच्छा लगाव होता है। अब क्योंकि अभी क्रिस्टीन जो टीनेज में थी, यानी कि वह अभी नई नई दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी। जैसे कि अगर तुम भी कभी टीनेज की एज में रहा होगे तो तुम्हें भी पता होगा कि इस उम्र में हमारे विचार किस तरीके के होते हैं। हम दुनिया को अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और अपने नियम हम खुद बनाते हैं। हमारे अंदर बहुत जल्द पैसे कमाने का भी जुनून आ जाता है और हम अपने सपनों को बुनना शुरू कर देते हैं कि अब हम आगे जाकर ये करेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, ये खरीदेंगे। ये सारे सपने हम देखना शुरू करते हैं। हालांकि क्रिस्टीन जो कि अभी टीनेज थी, लेकिन उसका नेचर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था। उसने अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखा था, इसलिए वह अपनी माँ की हर बातों को माना करती थी। जो भी माँ उसकी माँ उसे कहा करती थी वह बिना किसी बातों को करे। क्रिस्टीन की माँ जो भी क्रिस्टीन से करने को कहा करती थी वह सीधे सीधे उसे कर देती थी। क्रिस्टीन अपनी फैमिली के हालातों को जानती थी और इसी तरीके से उसने अपने आप को ढाल लिया था, और यही कारण था कि वह यहाँ पर अपनी फैमिली से ज्यादा किसी चीजों के लिए डिमांड नहीं करती थी। क्रिस्टीन जिसका नेचर काफी ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट था, यही कारण था कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। जितने भी थे वे बहुत कम थे और उसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थे। क्रिस्टीन जिसे के पॉप और एनीमे काफी ज्यादा पसंद था और वह इसे काफी ज्यादा देखा करती थी। क्रिस्टीन जिसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा था, वो हमेशा खुश रहा करती थी और हर एक पल को एंजॉय करने के बारे में सोचा करती थी। यहाँ तक कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है। हालांकि उसकी उम्र 16 साल की होती है, लेकिन उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जॉय, और ये दोनों 1 साल तक रिलेशनशिप में भी होते हैं। क्रिस्टीन कुल मिला के अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश थी। क्रिस्टीन जो कि 9th स्टैंडर्ड में थी और क्रिस्टीन अब जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो वह भी अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि वह फ्यूचर में बड़ा होकर फ्लाइट अटेंडेंट बनेगी। अब ये उसका एक सपना बन चुका था और वह अपने सपनों के बारे में अपनी फैमिली से भी डिस्कस करती है। उसके इस गोल को चुनने का मकसद ये था कि उसे पूरी दुनिया घूमना था और शायद वह इस प्रोफेशन में आकर अपने इस सपनों को पूरा कर सकती थी। क्रिस्टीन काफी ज्यादा अच्छी, काइंड और केयरिंग तो थी ही, और खासकर वह काफी ज्यादा रिलीजियस भी थी। बताया जाता है कि वह क्योंकि कैथोलिक थी और अक्सर चर्च जाया करती थी रेगुलर बेसिस में। यहाँ तक कि चर्च में आने वाले बूढ़े बुजुर्गों का वह ख्याल रखती थी और उनसे काफी अच्छे से ट्रीट करती थी। क्रिस्टीन कितने ज्यादा रिलीजियस थी तुम इस बात से समझ सकते हो कि क्रिस्टीन जो रेगुलर बेसिस में चर्च जाया करती थी। यहाँ तक कि जब उसका स्कूल टाइम होता था तो स्कूल से लौटने के बाद, सपोज 5 बजे अगर वो स्कूल से लौट रही है तो 5 बजे के बाद वो चर्च जाती थी और शाम को 7 बजे वह अपने घर लौट आती थी, और ये उसका डेली रूटीन था। यहाँ तक कि वह वीकेंड में भी ऐसा ही किया करती थी। अब जैसे कि अभी आसपास के सिनेरियो हैं और जैसा दौर चल रहा है, हर किसी के पास स्मार्टफोन तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। रीजन ये है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो रही है और समय के साथ आखिर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी सेल फोन होना तुम्हारे पास भी जरूरी है। वहीं आजकल 10 से 12 साल के बच्चों के पास भी तुम्हें सेल फोन देखने को मिलेगा क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें दिला देती है। लेकिन क्रिस्टीन जिनकी फैमिली की फाइनेंशियली हालत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, यही कारण था कि क्रिस्टीन ने मोबाइल फोन के बारे में अपनी माँ से भी डिमांड नहीं करी थी। यहाँ तक कि वह एक मोबाइल फोन को अपने 3 भाई बहनों से शेयर करती थी, जो कि उससे 2 छोटे भाई बहन थे उनसे एक फोन को शेयर करती थी। अब क्रिस्टीन के ऐसी हालात को देखकर क्रिस्टीन की माँ डिसाइड करती है कि जब वह 17 साल की हो जाएगी तब वह उसे एक नया फोन दिला देगी। कारण ये था कि जब भी क्रिस्टीन की माँ और उसकी बड़ी बहन जब घर पे ना ही रहती थी तो क्रिस्टीन ही उसके छोटे भाई बहन का ख्याल रखती थी, इसलिए अगर उन्हें कांटेक्ट करना था तो उनका मानना था कि क्यों ना क्रिस्टीन को एक फोन दिला दिया जाए। और इसी सपनों को देखते हुए क्रिस्टीन की माँ, जो कि अब धीरे धीरे पैसे
पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि वो अपनी बेटी को उसके बर्थडे के दिन एक नया फोन गिफ्ट करेगी। पर जैसा क्रिस्टीन की मॉम ने सोचा था कि वह उनकी बेटी को फोन गिफ्ट करेगी, शायद वह ऐसा कभी भी नहीं कर पाती है, क्योंकि क्रिस्टीन के बर्थडे के 2 दिन पहले ही क्रिस्टीन अचानक से लापता हो जाती है। और फिर सिल्वन फैमिली और क्रिस्टीन के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि रूह कांपा देने वाला था और जिनने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। वो दिन था 10 मार्च 2019 का, जिस दिन ये रविवार का दिन था, यानी कि छुट्टी का दिन। जैसे कि क्रिस्टीन हमेशा अपने छुट्टी के दिनों में किया करती थी, वह अपनी माँ की घर के कामों में हेल्प करती थी और इसके बाद काम करने के बाद चर्च जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिस्टीन हमेशा अपनी माँ को, जब भी वह बाहर जाती थी, वह अपनी माँ को बताकर ही जाती थी। क्रिस्टीन ऐसा ही करती है, वह अपनी माँ को बताती है कि कैसे वह चर्च जा रही है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जल्द से घर आ जाना। चर्च से आने के बाद क्रिस्टीन की माँ भी क्रिस्टीन को कहती है कि बेटा टाइम पे घर लौट आना, और क्रिस्टीन भी कहती है कि हाँ वह चर्च से जल्दी घर लौट आएगी शाम होने से पहले। फिर वह चर्च जाने के लिए निकल जाती है। पर यहाँ पर क्रिस्टीन की माँ को ये नहीं पता था कि शायद अब वह आखिरी बार अपनी बेटी से मिल रही है और शायद क्रिस्टीन अब दोबारा अपनी माँ से कभी नहीं मिलने वाली है। क्रिस्टीन के जाने के बाद उसकी माँ अपने रोजमर्रा के काम करने लगते हैं और जब उनका काम खत्म होता है तब वो एक नोटिस करते हैं कि उनको काम करते करते शाम का समय हो चुका था। 7 बज चुके थे लेकिन अभी भी क्रिस्टीन लौटी नहीं थी। ये काफी ज्यादा संदेहजनक बातें थी, क्योंकि अक्सर क्रिस्टीन जो कि इतने टाइम पीरियड में घर लौट आती थी, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि वह अपने टाइम में घर लौट आएगी, लेकिन वह अभी भी घर लौट कर नहीं आई थी। अब जैसे ही 8 बजे का समय हो चुका था, क्रिस्टीन की माँ डिसाइड करती है कि वह उस चर्च में जाकर उसके बारे में पता लगाएगी। वो देखने जाती है कि क्रिस्टीन वहाँ पर है या नहीं। क्रिस्टीन की माँ चर्च जाती है और रिकॉर्ड चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल क्रिस्टीन वहाँ से 6 बजे निकल चुकी थी। वहाँ के लोगों ने क्रिस्टीन की माँ को बताया। अब चर्च और उसके घर के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी तक क्रिस्टीन अपने घर नहीं लौटी थी। और सवाल ये है कि आखिर क्रिस्टीन अभी प्रेजेंट टाइम में है कहाँ। लॉर्डेस जो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्पिशियस था। और यहाँ पर डरने की बात ये इसलिए भी थी क्योंकि जहाँ पर क्रिस्टीन और उसकी मॉम रहा करती थी वह एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। वहाँ पर अक्सर ड्रग डीलिंग और चोरी किडनैपिंग जैसी घटनाएं आम बात थी। अब क्योंकि क्रिस्टीन की मदर ने थोड़े टाइम पहले ही न्यूज में एक खबर सुनी थी कि कैसे उनके घर से पास में ही पुलिस को एक ऐसे इंसान के बारे में पता चला है जो कि ड्रग डीलिंग का काम करता है, यहाँ तक कि वह किडनैपिंग भी करता है। और तो और वो एक गैंग है जिसके पास अपने खुद के हथियार भी है। और इस बात को जब उन्हें पता चला था तो अब वे और भी ज्यादा डर चुकी थी। हालांकि जैसे तैसे वह अभी भी हिम्मत रखती है और अब क्रिस्टीन को ढूंढना शुरू कर देती है। अब चर्च से घर वापस आते समय लॉर्डेस जो कि अपनी बेटी को देखते हुए आ रही थी, जहाँ पर उन्हें क्रिस्टीन का एक फ्रेंड रॉयस भी मिलता है। रायन जो कि क्रिस्टीन के साथ चर्च में ड्यूटीज किया करता था, वह रायन से क्रिस्टीन के बारे में सवाल करती है। तो रायन बताता है कि कैसे वो दोनों ही 6 बजे से चर्च से निकल चुके थे। उस दिन चर्च में उनके लिए कोई ज्यादा वर्क नहीं था, इसलिए वह अपने समय से पहले ही घर जल्दी निकल चुके थे। यहाँ तक कि जब वे लोग चर्च से बाहर निकले थे उन्होंने वहाँ का एक स्ट्रीट फूड भी खाया था। फिर इसके बाद रायन उसकी माँ को बताता है कि कैसे वह दोबारा चर्च जा चुका था और जब वह चर्च से वापस आया तो उसने देखा कि क्रिस्टीन वहाँ से जा चुकी थी। यानी कि आखिरी बार यहाँ पर भी क्रिस्टीन जो कि बालूद वेंडर से मिली थी, जो कि एक स्ट्रीट फूड सेलर था। चर्च से बाहर आकर रायन यानी कि क्रिस्टीन का फ्रेंड और क्रिस्टीन वहाँ पर एक स्ट्रीट डिश को ट्राई करते हैं और ये स्ट्रीट फूड को ट्राई करने के बाद रायन जो वापस चर्च में चला जाता है और रायन जैसे ही दोबारा से चर्च से वापस आता है वो देखता है क्रिस्टीन वहाँ पर थी ही नहीं। अब इस बात को जानने के बाद लॉर्डेस जो कि स्ट्रीट फूड सेलर के पास जाती है कि क्या उसे उनकी बेटी के बारे में कुछ पता है, लेकिन स्ट्रीट फूड सेलर उन्हें बताता है कि कैसे क्रिस्टीन हमेशा की तरह उसकी शॉप में आती थी, लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल था और उसे भी नहीं पता कि आखिर क्रिस्टीन कहाँ पर है। ये बात जानने के बाद लॉर्डेस को ये बात पता चल चुकी थी कि उनकी बेटी हो ना हो किसी बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुकी है। वह तुरंत ही अपने घर जाती है और अपने शुभ चिंतकों को इस बारे में बताती है। अब जितने भी इनके पहचान वाले थे, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके शुभ चिंतक जो कि उनकी बेटी को ढूंढने के काम में लग जाते हैं, यानी कि लोग क्रिस्टीन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये लोग काफी टाइम तक क्रिस्टीन को ढूंढते हैं, लेकिन जब इन्हें क्रिस्टीन के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता तो क्रिस्टीन की मॉम अब हेल्प लेने के बारे में सोचती है फिलिपीन पुलिस की। अब लॉर्डेस यहाँ पर पुलिस के पास जाती तो है, लेकिन ऐसा कई जगह पर होता है जैसे कि ये नॉर्मल सी बात है कि जो पुलिस है वह टीनेज से रिलेटेड रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टीनेज बच्चे हैं वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो घर छोड़कर चले जाते हैं और थोड़े टाइम वापस आ जाते हैं। और हो सकता है ये भी कोई केस इसी तरीके का हो, लेकिन यहाँ पर लॉर्डेस उन्हें यकीन दिलाती है कि जिस तरीके से वो इस केस को ट्रीट कर रहे हैं या फिर वो इस केस को जैसा समझ रहे हैं, ये केस वैसा नहीं है। उनकी बेटी उस तरीके से नहीं है, वो गायब हुई
है, ना कि अपनी मर्जी से गई है। लोर्डेस पुलिस को बताती कि कैसे उनकी बेटी कितनी ज्यादा अच्छी है, जो कि बिना बताए कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाती है। और ये बात जानने के बाद पुलिस अब उसकी बातों पर यकीन करती है और क्रिस्टीन की रिपोर्ट लिखती है। और फिर अब वह क्रिस्टीन के घर के पास वाले इलाकों में उसकी खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस, क्रिस्टीन के नेबर्स और उनके शुभचिंतक, उनके फैमिली मेंबर्स क्रिस्टीन को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, पर कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता। और इस तरीके से वो पूरा का पूरा दिन निकल चुका था। अब केवल एक ही रास्ता समझ आ रहा था कि भगवान से प्रार्थना करा जाए कि कहीं ना कहीं उन्हें क्रिस्टीन के बारे में कोई ना कोई खबर पता चल जाए और क्रिस्टीन सुरक्षित हो। पर शायद क्रिस्टीन की मॉम को ये नहीं पता था कि उन्हें अब एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो कि उनके दिल को तोड़ कर रख देगी। वो दिन था 11 मार्च 2019 का, यानी कि अगला ही दिन, जहां पर फिलिपीन पुलिस के पास एक आदमी का कॉल आता है। वो आदमी पुलिस को कॉल करके बताता है कि कैसे सुबह के समय जब वो अपने काम के लिए जा रहा था, तब एक खाली स्थान से जाते समय उसे कुछ अजीब सा नजर आया। दूर से जब उसने वो चीज को देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज आखिर है क्या, इसलिए वह थोड़ा उस चीज के पास गया कि वह जाने कि वो है क्या। और जब उसने वो चीज को देखा तो उसे पता चला कि ये काफी दर्दनाक था। दरअसल उस खाली जगह पर एक पड़ी थी एक लड़की की डेड बॉडी, जो काफी बुरी हालात में थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में कोई भी कपड़े नहीं थे और यहाँ तक कि उसकी बॉडी की खाल और हड्डी अलग अलग साफ साफ विजुअल थी। और जैसे ही पुलिस को इस खबर के बारे में पता चलती है, इस बारे में पूरी की पूरी खबर उस इलाके में फैल जाती है। और इस चीज को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। ये जो जगह थी वह क्रिस्टीन के घर के पास ही थी, यानी कि थोड़ी ही दूर थी। यही कारण था कि हर किसी के दिमाग में बस यही शक था कि कहीं ये क्रिस्टीन तो नहीं है। और अगर ये क्रिस्टीन है तो पुलिस जब इसे ढूंढ रही थी तो आखिर इस इलाके में क्या पुलिस आई थी और तब वो यहाँ पर थी या नहीं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और वह नोटिस करती है कि कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और ये जो स्कल है, मतलब ये जो बॉडी है, वो काफी ज्यादा छोटी बच्ची की है। अब देखो यहाँ पर डेड बॉडी तो मिल चुकी है, लेकिन क्या ये क्रिस्टीन की है, इस बात को कैसे पता लगाया जाए। तो पुलिस नोटिस करती है उस डेड बॉडी के कपड़ों में, और जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन उस डेड बॉडी के कपड़ों में देखने को मिल रहा था, ये ठीक वैसे ही था जैसे कि लॉर्डेस ने पुलिस को बताया था कि जैसे कि कपड़े क्रिस्टीन ने पहने हुए हैं, ये कपड़े ठीक वैसे ही थे। अब पुलिस इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता करने के लिए वहां पर बुलाती है लॉर्डेस यानी क्रिस्टीन की मॉम को कि वह क्या वो इसकी पहचान कर सकती है। और फिर जब क्रिस्टीन की मॉम वहां पर आती हैं और जैसे ही लॉर्डेस उस डेड बॉडी को देखती है, बहुत जोर से चिल्लाती हैं और काफी बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती है। हालांकि डेड बॉडी की शक्ल पहचान नहीं आ रही थी, लेकिन क्रिस्टीन जिसने अपनी बेटी को पहचान लिया था, लॉर्डेस ये बात जान चुकी थी कि ये डेड बॉडी उन्हीं की बेटी क्रिस्टीन की है। यानी कि अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये डेड बॉडी क्रिस्टीन की है और अब वह जिंदा नहीं है और वह शायद अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाली है। लॉर्डेस जो पूरी तरीके से टूट जाती है, कुछ ही घंटों में उनकी पूरी लाइफ ही बदल चुकी थी। थोड़े समय पहले वो भगवान से प्रे कर रही थी कि उनकी बेटी वापस आ जाए, यहाँ तक कि 2 दिन पहले ही उनकी बेटी जो उनसे कह कर गई थी कि बस शाम को जल्दी लौट आ जाएगी। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और क्रिस्टीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब क्रिस्टीन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि दरअसल क्रिस्टीन की डेथ 10 तारीख को हुई थी और शाम के समय इस घटना को अंजाम दिया गया था। क्रिस्टीन की बॉडी में 27 बार वार किया गया था और यहाँ तक कि क्रिस्टीन के चेहरे और ब्रेन में एसिड डाला गया था, जिसके कारण उसका आधा चेहरा जल चुका था। यहाँ तक कि क्रिस्टीन के साथ कुछ गलत काम भी किया गया था उसे मारने के पहले, क्योंकि उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उसमें काफी ज्यादा ब्लड मिला था। अब लॉर्डेस जो कि क्रिस्टीन के फादर मारियो को इस बारे में बताती है कि कैसे उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्रिस्टीन के ग्रैंड पेरेंट्स को भी इस बारे में बताया जाता है और पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा शोकाकुल था। क्रिस्टीन को काफी बुरी तरीके से मारा गया था और अब बस ये बात जानना था कि ये सब आखिर किया किसने है। अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की घटना को जब कोई भी क्रिमिनल अंजाम देता है तो उसके पीछे काफी बड़ा मोटिव होता है, यानी कि उसकी पुरानी रंजिश होती है या वह काफी दिनों से किसी जो विक्टिम है उसका पीछा कर रहा हो या उसका उससे कुछ लगा हो। लेकिन जिस तरीके का क्रिस्टीन का नेचर था, वह एक सिंपल सी लड़की थी जो अपने आप में खुश रहा करती थी। आखिर उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है और जो उसके साथ इतने बुरे काम को अंजाम करे। अब क्रिस्टीन जो कि जा चुकी थी, बस अब ये बात पता लगानी थी कि आखिर क्रिस्टीन के साथ जो भी इतनी दरिंदगी जिसने भी करी है वो आखिर है कौन और इसका ऐसा करने से पीछे मोटिव क्या था। अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की घटनाओं के पीछे पुरानी रंजिश होती है या फिर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया हो जिसने ये सब काम कर दिया हो। लेकिन क्रिस्टीन जो कि एक बच्ची थी, जो कि अभी उसके ज्यादा शायद कोई दोस्त नहीं थे, तो दुश्मन भी कैसे हो सकते थे। क्रिस्टीन जो अब जा चुकी थी, लेकिन सवाल यही था कि आखिर क्रिस्टीन के साथ ऐसी दरिंदगी
कार्रवाई आखिर करी किसने है और वो है कौन, और पुलिस आखिर उसे पकड़ेगी कैसे, और क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है। क्रिस्टीन मर चुकी थी, लेकिन अब क्रिस्टीन की फैमिली को इंसाफ चाहिए था। वो अब चाहते थे कि पुलिस उसके कातिल को पकड़े और उसे फांसी की सजा मिले, क्योंकि जिस तरीके से क्रिस्टीन को मारा गया था ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। अब पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाती है कि आखिर ऐसा इंसान हो कौन सकता है। पुलिस के लिए ये काम काफी ज्यादा हार्ड होने वाला था। कारण ये था कि क्योंकि क्रिस्टीन एक बच्ची थी और उससे काफी कम फ्रेंड्स थे, यानी कि उसकी फैमिली के, उसके परिवार, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये काफी कम लोगों को पता था। अक्सर देखा गया है कि क्रिमिनल खासकर कुछ अब कोई अपना ही होता है या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीन क्योंकि एक टीनेजर थी तो उसका कोई दुश्मन भी ज्यादा थे नहीं। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब उन्हें एक ऐसा सस्पेक्ट मिलता है जो कि अक्सर क्रिस्टीन के घर के आसपास ही रहा करता था, और इस आदमी का नाम होता है जोनस मार्टेलवोनिया। जोनस जो कि एक क्रिमिनल था जिसने पास्ट में एक 62 साल के फार्मर को भी मार चुका था। यहाँ तक कि उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए जोनस ने उस आदमी के पूरे फेस को ही खराब कर दिया था ताकि ये उसकी आइडेंटिटी ले सके। और जिस तरीके से उस फार्मर की डेड बॉडी थी ये ठीक वैसी ही थी जैसे जस्टिन की थी। इसलिए पुलिस को अब जोनस के ऊपर सीधे सीधे शक आ चुका था कि हो ना हो ये काम जोनस का भी हो सकता है। पुलिस जो कि जोनस को कस्टडी में ले लेती है, लेकिन काफी टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करने के बाद भी वह यही कहता है कि उसने कभी क्रिस्टीन को देखा भी नहीं है और ना ही क्रिस्टीन के साथ जो कुछ हुआ वो उसने किया है। जोनस को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद भी जब पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो मजबूरन में पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब जोनस के अलावा पुलिस के पास कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं था जिसके पीछे वह इन्वेस्टिगेशन कर पाए। यही कारण था कि अब ये केस धीरे धीरे फैलने लगा था पूरे के पूरे सोशल मीडिया में। कारण ये था कि लोगों का कहना था पुलिस यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, वो अभी तक किसी सस्पेक्ट को भी नहीं पकड़ पाई है। और इस तरीके से जो केस में सारे सिनारियो चल रहे थे, इस चीज को देखकर अब जनता आक्रोश में आ चुकी थी और जगह जगह अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे। क्रिस्टीन के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, उसके लिए आवाज उठाई जा रही थी, यहाँ तक कि उसके बैनर को लेकर खड़े भी हो रहे थे लोग। और तो और जिस तरीके से क्रिस्टीन की डेड बॉडी के जो फोटोज थे, यानी कि जो डिस्टर्बिंग फोटोज थे, वो इंटरनेट में आग की तरह फैल चुके थे और उसे देख देख कर लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। हर कोई बस यही डिमांड कर रहा था कि क्रिस्टीन को जस्टिस मिले। और पूरे फिलीपींस में अब आउटरीच होना शुरू हो चुका था, तो पुलिस को अब बहुत से जल्द बड़े कदम उठाने थे। अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है और तो और इस केस में हेल्प करने वाले को 2 मिलियन पैसे देने के बारे में भी बात करी गई थी। फिलीपीन पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, उनके पास कोई भी दिशा नहीं थी, पर तभी उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें वह उसमें क्रिस्टीन को जाते हुए देखते हैं। पर इस फुटेज में पुलिस एक बात नोटिस करती है कि इस फुटेज में जो क्रिस्टीन है वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके पास एक आदमी भी है। पुलिस उस फुटेज को बार बार देखती है और तब पुलिस एक बात नोटिस करती है कि जो क्रिस्टीन का उस आदमी के साथ बिहेवियर है वह काफी ज्यादा फ्रेंडली है, जैसे कि क्रिस्टीन जो कि उस आदमी के साथ कंफर्टेबल हो। लेकिन फुटेज को देखकर पुलिस ये बात पता नहीं लगा पा रही थी कि वो आदमी है कौन। रीजन ये था कि पुलिस उस फुटेज में केवल उस आदमी के बैक साइड को ही देख पा रही थी और ये दोनों जो काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहे थे, इसलिए पुलिस यहाँ पर हेल्प लेती है कि क्रिस्टीन के घर वालों से वे बात करें ताकि उन्हें शायद इस आदमी के बारे में कुछ पता चल पाए कि क्या क्रिस्टीन के फ्रेंड सर्कल में ऐसे किसी आदमी के बारे में उन्हें पता है। और तो और पुलिस यहाँ पर अब क्रिस्टीन की सोशल मीडिया और उसकी फोन से भी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है। तब क्रिस्टीन की बहन लोइस लिन उन्हें बताती है कि कैसे क्रिस्टीन के फेसबुक अकाउंट में उनका कॉन्टेक्ट नंबर फिट हुआ है। क्रिस्टीन के फेसबुक अकाउंट में पुलिस लॉगिन करती है और उसके मैसेजेस को रीड करना शुरू कर देती है। तब उन्हें वहाँ पर 2 ऐसे अकाउंट के बारे में पता चलता है जो काफी ज्यादा सस्पिशियस सा बिहेव कर रहे थे। उनमें एक अकाउंट जिसका नाम होता है सीजे डियास और दूसरा अकाउंट होता है क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड जॉन का। और जैसे पुलिस को इन अकाउंट्स के बारे में पता चलती है तो पुलिस अब क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड जॉन के ऊपर शक करना शुरू कर देती है। इसके पीछे रीजन ये था कि जिस तरीके की चैट उन्हें देखने को मिली थी, उन्हें ये पता चला था कि 28 फरवरी को जॉन और क्रिस्टीन का ब्रेकअप हो चुका था, यानी कि क्रिस्टीन जो कि गायब हुई थी उसके थोड़े ही दिन पहले, यानी कि वो गायब हुई थी 9 या 10 मार्च के बीच, और उसके थोड़े ही दिन पहले यानी कि 28 फरवरी के आसपास इनका ब्रेकअप हुआ था। यानी कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके का एंगल भी हो सकता है। और पुलिस इस तरीके की चैट को रीड कर रही थी और चैट से ये बात निकल कर आ रही थी कि दरअसल क्रिस्टीन ने जॉन के साथ ब्रेकअप किया था और जॉन जो कि ये इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस ये भी नोटिस करती है कि जो इनकी कन्वर्सेशन हुई है इस मैसेजेस में
कुछ मैसेजेस मिसिंग है जो कि जॉन की तरफ से आए थे, यानी कि जॉन ने उन मैसेजेस को डिलीट कर दिया था। पुलिस जिसका मानना था कि शायद जॉन क्रिस्टीन से नाराज था, इसलिए शायद ये काम जॉन ने ही किया है। हालांकि पुलिस के पास यहाँ पर जॉन के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता है, लेकिन पुलिस फिर भी जॉन के घर में जाकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। पुलिस जॉन के घर में जाती है, जहाँ पर जॉन की माँ पुलिस को बताती कि कैसे 11 मार्च को पूरे दिन जॉन जो कि अपने घर पे ही था, उसने अपनी माँ के घर में हेल्प कर रहा था घर के काम को करने के लिए। यहाँ तक कि वह अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बैकयार्ड में अपने दोस्तों के साथ गेम भी खेल रहा था। और तो और जॉन की माँ पुलिस से ये भी कहती कि देखो अभी जॉन हमारे घर पे ही है और आपके सामने ही है, और जॉन वहाँ पर मौजूद भी होता है। उनका कहना यह था कि अगर जॉन ने ये सब कुछ किया होता तो वो भाग जाता, लेकिन वो भागा नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं किया है। पर पुलिस का अभी भी यही मानना था कि जॉन ने ही क्रिस्टीन को मारा है। अब पुलिस जो कि जॉन के घर में और भी ज्यादा तहकीकात करती है, और वहां पर सर्चिंग करने के दौरान उन्हें वहां पर कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि मैच करते हैं सीसीटीवी फुटेज से, यानी कि ये कपड़े वही थे जो कि उस आदमी ने पहने थे जो कि क्रिस्टीन के साथ उस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। यहाँ तक कि उन्हें वहां पर एक टूटा फोन भी मिलता है, और जब वे जॉन की और भी ज्यादा पूछताछ करते हैं तो वो एक बात नोटिस करते हैं कि जॉन की पीठ के पीछे कुछ घाव है। और अब पुलिस इन सारी चीजों को देखते हुए जॉन को अरेस्ट कर लेती है। जॉन अब पुलिस के सामने प्राइम सस्पेक्ट के रूप में आ चुका था। अब जॉन जब पुलिस की कस्टडी में होता है, उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज किया जाता है कि वो सारी सच्चाई बता दे, पर जॉन यहाँ पर अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ तक कि ये केस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि उस समय जो फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पुलिस को वार्निंग सीधी तरीके से दे दी कि अगर 1 महीने के अंदर इस केस को सॉल्व नहीं किया गया तो वे हर एक पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करेंगे और वे उन्हें जॉब से भी निकाल सकते हैं जो कि इस केस में लगे हुए हैं, और वे अनसक्सेसफुल रहे। अब पुलिस के टॉर्चर को देखते हुए जॉन जो कि अपने क्राइम आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लेता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इसलिए उसके इस बयान को स्वीकार नहीं किया जाता है। पुलिस ने तो ये बात कह दी थी कि उनके पास प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका है और वह इस केस को बंद कर देगी, लेकिन यहाँ पर जो क्रिस्टीन की माँ थी वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ तक कि वहाँ के मेयर भी क्रिस्टीन की माँ का ये कहना था कि जो काम किया है वो किसी एक इंसान ने नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे काफी सारे लोग हैं। यहाँ तक कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे, उनका भी ये बात मानना था कि जो क्राइम है वो किसी एक इंसान ने कंडक्ट नहीं किया है। ये जितने भी लोग थे उनका ये मानना था कि जो क्राइम इतने ब्रूटल तरीके से किया गया है, ये एक टीनेजर कर ही नहीं सकता, हो ना हो इसके पीछे कुछ ना कोई अडल्ट है। और तो और फिलीपींस के लोग को भी ये शक था कि ये क्राइम कोई अकेला इंसान कैसे कर सकता है, एक अकेला बच्चा। पर क्योंकि पुलिस जो कि अब काफी ज्यादा प्रेशर में थी और वे इस जैसे तैसे इस केस को सॉल्व करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको ही प्राइम सस्पेक्ट बना दिया था, उसके बॉयफ्रेंड जॉन को। अब सारे सिनारी को देखकर सारे लोगों को ये बात लगने लगी थी कि जो कन्फेशन जॉन के हाथों कराया जा रहा है, उसे अपने गुनाह को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है और उसने ये काम कर भी लिया है, ये सब गलत है। अब जॉन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है और उसके बयान को भी लेजिट नहीं माना जाता है, तो उसे थोड़े टाइम बाद रिहा कर दिया जाता है। और अब दोबारा से जो इन्वेस्टिगेशन थी अब वह फिर से शुरू की जाती है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर प्राइम सस्पेक्ट पुलिस के हाथों नहीं लगा था। जॉन तो बाहर आ चुका था, लेकिन क्रिस्टीन की माँ एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुकी थी। उन्होंने डिसीजन ले चुका था कि जब तक उनकी बेटी के क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जाता तब तक वे उनकी बेटी को अंतिम विदाई नहीं देगी। लेकिन जब क्रिस्टीन की माँ को उनके लॉयर द्वारा समझाया जाता है, उनके परिवार फैमिली मेंबर्स के बारे में समझाया जाता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वे आखिरकार अब अंतिम विदाई के लिए तैयार हो जाती है और क्रिस्टीन के बर्थडे के 2 दिन पहले ही उसे अंतिम विदाई दी जाती है। और अब ये जो केस था ये एक अजीब सी सिचुएशन में आ चुका था, क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के पास कोई और क्लू, कोई सबूत नहीं थे। क्रिस्टीन की मॉम जो कि पुलिस के पास जाती थी कि कम से कम वे कोई तो उसे सस्पेक्ट के बारे में बताए या क्रिमिनल क्या कार्रवाई चल रही है उस बारे में बताए, लेकिन कोई भी संतोषजनक बातें निकल कर नहीं आ रही थी। पर तभी उनके पास एक ऐसा फोन कॉल आता है जिसने इस केस को एक नई दिशा दी, और वो फोन कॉल आया था 9 अप्रैल के दिन। ये फोन कॉल करने वाला था रेनाटो पायोपान लेनिस। रेनाटो पायोपान लेनिस जो कि 43 ईयर का होता है। रेनाटो एक वही आदमी था जिसके बारे में पहले ही लॉर्डेस ने न्यूज में सुन चुकी थी कि ये उन्हीं के इलाकों का एक ऐसा क्रिमिनल है जिसके पास वेपन है। इसे 9 अप्रैल के दिन पुलिस ने डिटेन कर लिया था क्योंकि इसके पास एक गन पाई गई थी। और तो और 11 अप्रैल के दिन एक फ्रेश
कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सामने रोनाल्डो एक कॉन्फ्रेंस करता है कि दरअसल उसी ने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया है। ये जो कुछ हुआ था ये इतना ज्यादा अचानक था कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और आखिर रोनाल्डो ने ये किया, ये क्या सच में उसने ही नहीं किया है। अब रोनाल्डो से पूछताछ करी जाती है तो अब रोनाल्डो बताता है कि आखिर वह क्रिस्टीन से कैसे मिला और उसने ये सब कैसे अंजाम किया। रोनाल्डो बताता है कि दरअसल जो ये दूसरा अकाउंट फेसबुक में क्रिस्टीन से बात किया करता था वो इसी का ही था, जिसमें उसका नाम था सीधे डियास और ये रोनाल्डो का ही नाम था। रोनाल्डो बताता है कि कैसे वो उस अकाउंट का यूज करके टीनेज गर्ल से अक्सर बात किया करता था। वह उन लड़कियों को बताता था कि कैसे उसकी उम्र 16 साल की है और वह इस तरीके से बात करके उन्हें अपने पास बुलाया करता था। रोनाल्डो के फेक अकाउंट सीधे डियास जिसपे क्रिस्टीन ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी क्योंकि उसकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके के ही थी और इसके बाद ये दोनों अक्सर चैट किया करते थे और ये लगभग 8 महीने तक चैटिंग करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें होती थी और बातें अब काफी लंबे समय तक चलती थी तो अब क्रिस्टीन जो कि रोनाल्डो से मिलने के बारे में कहती है, पर सीजे अक्सर इन सारी बातों को टाल दिया करता था क्योंकि सच्चाई तो उसे भी पता थी कि अगर वह क्रिस्टीन से जाकर मिलेगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। रोनाल्डो बताता है कि कैसे क्रिस्टीन उसे बार बार कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है तो उसने डिसाइड किया कि अब आखिरकार वह 11 मार्च के दिन चर्च के बाहर क्रिस्टीन से मिलेगा। पर क्रिस्टीन जब रोनाल्डो को पहली बार देखती है तो वह शॉक्ड हो चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि शायद अब वह एक जाल में फंस चुकी है और उसे चीट किया गया है। रीजन सिंपल था कि रोनाल्डो कोई 16 साल का लड़का नहीं था बल्कि वह एक मिडिल एज इंसान था। रोनाल्डो को देखकर क्रिस्टीन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुकी थी और वह रोनाल्डो को वहां से जाने के लिए कह देती है, पर रोनाल्डो जो कि उसे पकड़ लेता है और वह क्रिस्टीन से पूछती है कि क्या वह उसे घर तक छोड़ सकता है। अब क्रिस्टीन यहाँ पर रोनाल्डो से पहली बार मिली हुई थी, हालांकि वह उसे देखकर शॉक्ड हो चुकी थी, पर जैसे तैसे वह इस माहौल को हैंडल करती है। ये दोनों आपस में बात करते हैं और क्रिस्टीन अब बहुत जल्द वहां से निकलने के बारे में सोचती है। वह सोचती है कि अब जल्द से वहां से निकल जाएगी, पर रोनाल्डो यहाँ पर क्रिस्टीन को इंसिस्ट करता है कि वह चाहता है कि वह क्रिस्टीन को उसके घर तक छोड़ दे, यानी कि वह उसके साथ में उसके घर तक चलना चाहता है। और काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद, इंसिस्ट करने के बाद क्रिस्टीन इसके लिए भी फाइनली तैयार हो जाती है। और जब वे लोग रास्ते से क्रिस्टीन के घर जा रहे थे तभी रास्ते में रोनाल्डो जो क्रिस्टीन को कुछ ऐसी बात करता है जिससे वह शॉक्ड रह जाती है। दरअसल रोनाल्डो क्रिस्टीन से कहता है कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और ये बात सुनकर क्रिस्टीन डर जाती है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि क्रिस्टीन जो कि अपने बॉयफ्रेंड जॉन को भी कांटेक्ट करने की ट्राई करती है और इस चीज को देखकर रोनाल्डो जो काफी ज्यादा जेलसी में भी आ जाता है और गुस्से में भी, और वह एक कैंची उठाता है और क्रिस्टीन को उस कैंची से कई बार मारता है। फिर वह उसे खींचते हुए एक खाली जगह पर ले जाता है जहाँ पर वह क्रिस्टीन का पूरा चेहरे को ही कट कर देता है। उसने क्रिस्टीन के चेहरे का इतना बुरा हाल किया था कि वह क्रिस्टीन का चेहरा कोई भी उसे पहचान ना पाए। यहाँ तक कि उसने क्रिस्टीन के डेड बॉडी के कई सारे टुकड़े करे और उसे अलग अलग जगह पर छुपा दिए ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। और तो रोनाल्डो ये भी बताता है कि उसने ये सब जो कुछ किया है उसने सोशल मीडिया से सीख कर किया है, यानी तुम समझ सकते हो कि सोशल मीडिया किस तरीके से यूज भी कर सकता है कोई। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल था। देखो, माना रोनाल्डो ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि यहाँ पर इसका प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसने अपने क्राइम को कबूल क्यों किया। यानी कि देखो, इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और अगर ये ऐसा काम नहीं करता तो ये इजीली बच जाता। और ऐसे क्या कारण थे कि इसने अपने इस गुनाह को कबूल किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस भी इसके ऊपर दबाव बना रही हो, जैसे कि क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड जॉन के ऊपर पुलिस दबाव बना रही थी। और इस सवाल को जब रोनाल्डो से पूछा जाता है तो वो यहाँ पर काफी हैरान कर देने वाला बयान देता है। रोनाल्डो यहाँ पर बताता है कि वो पहले भी इस गुनाह को कबूल कर सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे उसके इस गुनाह की सजा एक छोटे बच्चे को मिल रही है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके गुनाह की सजा एक छोटे बच्चे को मिले, और इसलिए उसने अपने इस क्राइम को कबूल किया है। और तो और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रोनाल्डो ने ये कहा कि जो सीसीटीवी में उस बच्ची के साथ जो था साथ में, वह रोनाल्डो ही था। पर अगर तुम नोटिस करोगे रोनाल्डो की इसके फिजिक्स को और सीसीटीवी फुटेज में जो इस आदमी की जो फिजिकल एबिलिटी है, जिस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कहीं से कहीं मैच नहीं करता। यहाँ तक कि जिस तरीके से रोनाल्डो ने बताया था कि उसने क्रिस्टीन को मारा था एक कैंची की हेल्प से, लेकिन फॉरेंसिक में ये बात निकल कर आई थी कि यहाँ पर तेजाब का भी यूज किया गया है। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सारी घटनाएं अभी भी घटित हुई थी, ये भी काफी ज्यादा सस्पिशियस थी, यानी कि ये ऐसा लग रहा था कि शायद रोनाल्डो को भी फोर्स किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके का उसका बैकग्राउंड था तो लोग उससे भी ज्यादा कोई खुश नहीं थे, यानी कि लोग ये बात एक्सेप्ट कर सकते थे कि जिस तरीके का इस बंदे का बैकग्राउंड है ये ऐसा काम कर सकता है। हालांकि इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि जो ये प्रूफ करे कि इसी ने किया है। अब क्योंकि केस के हिसाब से प्राइम सस्पेक्ट मिल
चुका था और अब बारी थी उसे सजा देने की। रोनाल्डो जिसने कि अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया था और अब उसे इस केस के लिए, इस क्राइम के लिए सजा मिलने वाली थी, लेकिन अब इससे पहले कि रोनाल्डो को सजा मिल पाती वह अपने सेल में ही सुसाइड कर लेता है और रोनाल्डो की डेथ के साथ ही क्रिस्टीन के इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। और रोनाल्डो ने जिस चीज का यूज किया था वो एक सिंपल टाई थी, यानी कि एक सिंपल सी टाई का यूज करके रोनाल्डो ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था। और इसी के साथ क्रिस्टियन सुलेमान का ये केस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। गाइस मेरे हिसाब से तो इस केस का कोई एक अच्छा कंक्लूजन निकल कर नहीं आया। जो भी कुछ हुआ वो काफी ज्यादा अजीब सा था और कहीं ना कहीं ये अभी भी लगता है कि जो क्रिस्टियन सुलेमान का जो असल कातिल है वह अभी भी आजाद है, लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सका और किसी और ने शायद उसके गुनाहों को एक्सेप्ट किया और फिर सुसाइड कर लिया। ये कुछ ऐसे सिनेरियो देखकर लगते हैं। गाइस तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? अगर तुम्हें इस केस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता हो जो मैं नहीं जानता हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, या फिर ऐसी कोई डिटेल जो मैंने मिस कर दी हो तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। तुम्हारा क्या सोचना है इस केस के बारे में? अपना व्यू जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।